बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की पैथोलॉजिकल हमारा टॉपिक है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। 30-year-old male had road traffic accident, sustained fracture of femur. 2 days later, he developed sudden breathlessness. Most probable cause can be, इसमें मोस्ट प्रोबेबल काज क्या होगी? फैट एम्बोलिज्म होगी। ठीक है, अभी मैंने इसके पीछे सारी चीजें बता दी। पल्मोनरी एम्बोलिज्म है क्या है कि इंपॉर्टेंट काज ऑफ डेथ है, यूजुअली अकरिंग इन इमोबिलाइज्ड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में होता है, इन दोज विद कंजस्टिव हार्ट फेलियर या फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट में। इमोबिलाइजेशन लीड्स टू द वीनस थ्रोम्बोसिस। इमोबिलाइजेशन से होता है कि वीनस थ्रोम्बोसिस डेवलप हो जाती है कहाँ पे? लोअर एक्सट्रीमिटीज में। थ्रम्बस ब्रेक अवे एंड ट्रेवल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी। थ्रम्बस ब्रेक अवे होता है और ट्रेवल किसी को तरफ करता है पल्मोनरी आर्टरी की तरफ करता है। भी मैंने कोई फिनोमेना बताया था कि थ्रम्बस, जो वेनस थ्रम्बस होता है वो इंफीरियर वेना के बाद सुपीरियर वेना के बाद के थ्रू राइट एट्रियम में जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज से जाके उसको ब्लॉक कर देता है। और इसमें ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है? हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं हम इसमें। और उसके बाद आर्टीरियल थ्रम्बस क्या है कि आर्टीरियल थ्रम्बस राइज कहाँ से होता है? म्यूरल थ्रम्बस होता है। कहाँ पे राइज करता है? हार्ट के चैम्बर्स में राइज करता है, ये मेजर आर्टरीज में राइज करता है। और यहाँ पे ब्रांचेस और एग्जाम्पल इसकी क्या है, कहाँ से राइज कर सकता है? ब्रांच ऑफ कैरोटिड आर्टरी। उसके बाद मोस्ट फ्रिक्वेंट इन द मिडल सेरेब्रल आर्टरी लीडिंग टू द सेरेब्रल इन्फेक्शन। सेरेब्रल इन्फेक्शन तक भी जा सकता है। और इसमें क्या है? फैट एम्बोलिज्म देर आर दीज आर पार्टिकल ऑफ द बोन मैरो एंड अदर फैटी टिश्यू, यानी कि बोन मैरो या फैटी टिश्यू के जो पार्टिकल्स हैं एज अ रिजल्ट ऑफ स्वेयर फ्रैक्चर। स्वेयर फ्रैक्चर से ये, अगर पेशेंट को स्वेयर फ्रैक्चर हो उससे फैटी टिश्यू या बोन मैरो जब स्वेयर फ्रैक्चर होगा तो फैटी टिश्यू और बोन मैरो बोन के फ्रैक्चर होने से जाएगा। ठीक है, और इसको हम बोन मैरो वाले को भी फैट एम्बोलिज्म भी कहते हैं। उसके बाद है एयर एम्बोलाई में क्या होता है? ड्यू टू एयर इंटरिंग इनटू द सर्कुलेशन एज सीन इन पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी और क्रिमिनल अबॉर्शन। एयर एम्बोलिज्म कब हो सकती है? या पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी हो या क्रिमिनल अबॉर्शन हो। as also seen in deep sea divers, decompression sickness who returns to the surface too rapidly, surface की तरफ too rapidly आते हैं तो वो एयर एम्बोलिज्म करवा देते हैं। इसका फिनोमेना हमने पीछे देखे है। उसके बाद है amniotic fluid emboli में क्या होता है? These emboli can are caused by the escape of amniotic fluid into the maternal circulation। इसमें क्या होता है कि जो है amniotic fluid वो कहाँ पे आ जाता है? maternal circulation में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है? दे कैन एक्टिवेट द कोगुलेशन प्रोसेस, और ये कोगुलेशन प्रोसेस भी स्टार्ट करवा सकते हैं जिससे लीडिंग टू द डीआईसी, जिसकी वजह से डीआईसी हो जाएगा पेशेंट को। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आफ्टर फ्रैक्चर किससे होती है? फैट एम्बोलिज्म के थ्रू होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इन डीप सी डाइवर्स चेस्ट इंजरी और सीबी, सॉरी, डीप सी डाइवर्स और चेस्ट इंजरी में एयर एम्बोलिज्म होती है। उसके बाद क्या है? प्रेग्नेंट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इन प्रेग्नेंट लेडीज ड्यूरिंग लेबर और पोस्टमार्टम। अब जहाँ पे लेबर या पोस्टमार्टम की हिस्ट्री दी हुई है और उसके साथ उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मेंशन हो तो मतलब एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन लाइंग डाउन रेट्रोस्टर्नल क्वार्टर होता है। कैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लाइंग डाउन पे? रेट्रोस्टर्नल क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर होता है वो इतना बड़ा हो जाए कि वो स्टर्नम वाली साइड पे आ जाए, और जैसे ही वो पेशेंट लाइट डाउन करता है, वो लेटता है, तो वो स्टर्नम और ट्रेकिया के दरमियान में आके ट्रेकिया को कंप्रेस करना शुरू होता है कर देता है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ जाती है। तो लाइंग डाउन पे अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मेंशन हो तो रेट्रोस्टर्नल क्वार्टर है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज का साथ मेंशन है और साथ में मेंशन है कि ड्यूरिंग लेबर या आफ्टर लेबर आ गया तो पोस्टमार्टम में एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। और डीप सी डाइवर की हिस्ट्री और चेस्ट इंजरी की हिस्ट्री है तो एयर एम्बोलिज्म, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फ्रैक्चर का है फैट एम्बोलिज्म।
सॉरी, यहाँ पे नेक्स्ट हम एमसीक्यूज करते हैं। ट्रू रिगार्डिंग फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म सिम्टम्स कब आते हैं? 12 आवर बाद आते हैं। ये बात याद रखनी है कि फैट एम्बोलिज्म के सिम्टम यानी कि फ्रैक्चर की हिस्ट्री के साथ 12 hours after his symptoms दिए हुए होंगे। 30-year-old man had road traffic accident and sustained fracture of the femur. 2 days later, he developed sudden shortness of breath. The most likely probable cause is, इसमें cause क्या होगी? इसमें रोड ट्रैफिक का मेंशन कर दिया, मैंने पहले भी कहा था। जहाँ पे रोड ट्रैफिक मेंशन हो और यहाँ पे फ्रैक्चर लॉन्ग बोन क्या है? सबसे लॉन्ग बोन वैसे भी फीमर ही है, और फीमर के फ्रैक्चर की वजह से क्या सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्लड डेवलप हो गई और 2 days लेटर गुजर गया, मतलब 12 आवर का टाइम गुजर चुका है, तो फैट एम्बोलिज्म है। टू रिगार्डिंग फैट एम्बोलिज्म क्या चीज है? मोस्ट लाइकली ड्यू टू फ्रैक्चर का, किससे होता है? लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर से होता है। उसके बाद है a 38-year-old man got the pelvic fracture in the RTA. He loses 2 liters of blood of the accident. After 5 days, he died and his brain CT shows multiple area of infarction. What is the cause of his death? अब इसमें क्या है? इसमें 2 लीटर का लॉस हुआ है, उसका फ्रैक्चर हो गया, पेल्विक फ्रैक्चर हो गया, उसको 5 days की हिस्ट्री है, मतलब 12 आवर का टाइम गुजर गया है। तो क्या नैरो हो गया? हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? फैट एम्बोलिज्म है। दूसरा फीचर उसने सिटी में मेंशन कर दिया कि मल्टीपल एरिया ऑफ इन्फेक्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। True regarding fat embolism is symptoms appear after। इस पे फैट एम्बोलिज्म में सिम्टम्स कब आते हैं? आफ्टर 12 बार आते हैं। उसके बाद है पेशेंट आफ्टर prolonged लेबर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। वही लेबर की हिस्ट्री के साथ आ गया था, इसमें prolonged लेबर की उसने हिस्ट्री मेंशन कर दी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डाई हो गया, तो क्या हुआ है? एमनियोटिक एम्बोलिज्म है। उसके बाद है 40 weeks pregnant in 40 weeks pregnant in 25 hour for long labor present with dyspnea tachypnea but dies। cause of her death in क्या है? amniotic fluid embolism है। उसके बाद amniotic fluid embolism can occur in कब होता है? ड्यूरिंग लेबर हो सकता है, डिलीवरी हो सकता है और पोस्टमार्टम भी हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इन प्रेग्नेंट लेडी ड्यूरिंग लेबर एंड पोस्टमार्टम एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, यानी कि जब शॉर्टनेस मेंशन किया ड्यूरिंग लेबर या पोस्टमार्टम में, तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। A pregnant lady with a labor pains and obstructed labor was taken to the hospital but died before reaching to the hospital, most likely cause। इसमें मोस्ट लाइकली काज क्या होगी? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। A young male operated for cholecystectomy 3 days after the surgery. He developed dyspnea, chest pain, cyanosis। अब उसमें ये क्या? cholecystectomy और 3 days after उसको ये symptoms आ गए। इसमें क्या हो सकती है? pulmonary embolism डेवलप हो सकती है पेशेंट को। उसके बाद है 55-year-old non ischemic heart disease with recent history of atrial fibrillation present with प्रेजेंट किस चीज के साथ करता है? वो सडन अनकॉन्शियसनेस के साथ प्रेजेंट करता है। ही इज सस्पेक्टेड टू हैव स्ट्रोक। उसको स्ट्रोक डेवलप हो गया। और क्या है? और क्या इसमें हो गया? उसको एट्रियल फिब्रिलेशन में, आपको पता है एट्रियल फिब्रिलेशन जब होती है तो इसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का फिनोमेना ज्यादा हो जाता है। और जब थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का फिनोमेना ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? जो इम्बोलस होता है वो कहाँ पे चला जाता है? ब्रेन की सप्लाई जाके ब्लॉक कर देता है, यानी कि सेरिब्रल आर्टरी जाके ब्लॉक कर देता है। जब सेरिब्रल आर्टरी ब्लॉक होगी तो क्या होगा? इस पेशेंट को इसकी अनकॉन्शियसनेस हो जाएगी। और इसका काज क्या है? एम्बोलिज्म इसकी काज है। उसके बाद है पेशेंट टेकिंग ओसीपीज oral contraceptive pills are most likely to develop which are the following। oral contraceptive pills के यूज का जो मोस्ट इफेक्ट आता है pulmonary embolism आता है, क्योंकि oral contraceptive pills thromboembolism के फिनोमेना को फास्ट कर देती हैं। A diabetic lady operated for cholecystectomy comes 8 days after the surgery developed dyspnea sudden chest pain hemoptysis, यानी कि सर्जरी की हिस्ट्री है, बेड रेस्ट उसने लिया है, तो उसको उसके बाद pulmonary embolism डेवलप हो सकता है। ये पोस्ट ऑपरेटिव केस है ना। द मोस्ट लाइकली काज ऑफ स्ट्रोक इन द पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में स्ट्रोक के मोस्ट लाइकली काज क्या है? एम्बोलिज्म है। अ शॉपकीपर सडन डेवलप with thin thready pulse on examination his BP 80-40 cold clammy skin gives a history of sudden crushing chest pain before the collapse। मैसिव pulmonary embolism है। इसमें मैसिव pulmonary embolism किस तरह है कि सडनली क्रैप्स हुआ है शॉपकीपर और उसकी पल्स थिन और थ्रेडी पल्स है।
बीपी उसका 80-40 है, कोल्ड क्लैमी स्किन है, और सडन क्रशिंग चेस्ट पेन है बिफोर क्लैप्स। क्लैप्स से उससे पहले उसको सडन क्रशिंग चेस्ट पेन डेवलप हुआ है, वो थिन लीन है उसके, सॉरी, और सडनली क्लैप्स हुआ है और उसकी पल्स थ्रेडी है, तो इसमें मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म आता है। द सॉरी वर्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ venous thrombosis, वर्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या बनती है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। A 45-year female was prolonged bed rest and now she is has now she is having shortness of breath and peripheral edema. Her chest X-ray shows many areas of infection. The areas are the area is, इसमें क्या है? recurrent pulmonary embolism कि एक फीमेल है, वो 45 ईयर एज है, पर लॉन्ग बेड रेस्ट पे है। अब उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और पेरिफेरल एडिमा, जब हम उसके एक्सरे करते हैं तो उसको रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोल सॉरी उसके एक्सरे पे हमें इन्फेक्शन नजर आते हैं। इन्फेक्शन नजर आते हैं, उससे क्या हमें शो हो रहा होता है कि इसको बार बार इसकी ब्लड सप्लाई ब्लॉक हुई है, और ब्लड सप्लाई लंग्स में बार बार कब ब्लॉक होती है? जब उसको रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा हो। A 55-year-old old man, non-ischemic heart disease with recent history of atrial fibrillation present with sudden unconsciousness. He is suspected to have stroke due to collision of, वही सेम पीछे वाला रिपीट हो गया, embolism. The which of the following will be seen in pulmonary artery embolism? Pulmonary artery embolism में क्या होता है? Increased ventilation perfusion ratio हो जाती है, क्योंकि इसमें वेंटिलेशन तो नॉर्मल रहती है और परफ्यूजन इसमें कम होती है। जब परफ्यूजन नीचे वाली वैल्यू कम हो जाएगी तो वी ओवर क्यू रेशियो ओवरऑल ज्यादा हो जाएगी। A 50-year-old man A 50-year-old man has previous history of diabetic retinopathy. MI same question repeat हुआ है। Hemorrhagic infection occur in thromboembolism in lungs. Hemorrhagic infection कब हो सकता है? जब thromboembolism कहाँ पे? lungs में। और deep vein thrombosis first get lodged in, first get कहाँ पे lodged होती है? pulmonary artery and इसकी branches में। The most common complication in DVT, deep vein thrombosis में most common complication क्या है? embolism है, ये एम्बोला है। पेशेंट इज डायग्नोज्ड टू हैव पेल इन्फेक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इट अकर्स। पेल इन्फेक्शन है, और ये किस में हो सकता है? एम्बोलिक या इस्केमिक स्ट्रोक में हो सकता है। उसके बाद है फीमेल टेकिंग एस्ट्रोजन थेरेपी टू रिलीव द पोस्ट मेनोपॉजल सिम्पटम मोस्ट लाइकली इंक्रीज। अभी मैंने कहा था हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या ओरल कंट्रासेप्टिव, इस तरह की जो सारी डिजीज हैं मोस्ट लाइकली इसमें जो हार्मोनल वाली आती हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वाली, वो क्या करती है? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का फिनोमेना करवाती हैं। 55-year-old female known case of hematological disease admitted to the hospital with a history of sudden onset of severe dyspnea echoic showing severe pulmonary hypertension. What is the best possible cause associated with her? इसमें भी इसने ये कहा है कि उसको स्वेयर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, सडन उसको स्वेयर डिस्निया डेवलप हुआ है, लेकिन उसको हिमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हिमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर का ये मतलब भी है कि उसको कोगुलेशन का कोई ना कोई डिफेक्ट होगा, हो सकता है। तो इसमें रिपीटेड पल्मोनरी एम्बोलिज्म से क्या होगा कि उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन ही डेवलप हो गई है। उसके बाद है अब, और एक पॉइंट ये भी है, रिपीटेड पल्मोनरी हाइपरटेंशन से याद हो गया, इसमें यह है कि रिपीटेड जहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगी उसमें पेशेंट को मेंशन किया होगा कि इसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, साथ ये बात याद रखनी है। अ फीमेल पेशेंट immobilized past 6 weeks developed shortness of breath. She gives the history of recent MI, a triangular shaped hemorrhage seen in the lungs. Which of the following condition? Thromboembolism phenomena। इसमें triangular shaped hemorrhage का क्या मतलब है? कि ये लंग है, सॉरी ये लंग ऐसा बन गया, और इसमें ट्रायंगुलर शेप यूं कि ये पूरा यहाँ पे ब्लड सप्लाई इसकी वो हो गई है। इसने क्या है? शी हिस्ट्री ऑफ एमआई या ट्रायंगुलर शेप हेमरेज इन लंग्स की, कि ट्रायंगुलर शेप हेमरेज ये वाला एरिया हेमरेज का हमें शो हो रहा है, तो ये फिनोमेना किसके थ्रू है? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के थ्रू हुआ है। उसके बाद है मोस्ट फैटल टाइप पल्मोनरी एम्बोलिज्म दैट काज एक्सेसिव पल्मोनरी नेक्रोसिस। अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म की ऐसी टाइप बताएं जो एक्सटेंसिव पल्मोनरी नेक्रोसिस करवा सकती है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में, और डेथ होती है, तो क्या है? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन ऑन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर पोस्ट मेनोपॉजल रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क है? फीमेल एस्ट्रोजन थेरेपी ले रही है, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वॉल्यूम ऑफ द एयर नीडेड टू काज द एयर एम्बोलिज्म, यानी कि एयर एम्बोलिज्म काज करने के लिए कितना वॉल्यूम नीडेड होता है? 100 cc। 20-year male with the dyspnea on lying down, the anatomical structure likely to cause this dyspnea is retrosternal goiter हो सकता है। मैंने वही बताया, लाइक डॉन का मैं बता रही थी ना कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से उसने कहा है
20 ईयर मेल है, उसको डिस्निया है तब भी होता है जब वो लेटता है। और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर लाइकली टू काज, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे रेट्रोस्टाइनल क्वार्टर एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है ना जो ये काज करता है। मोस्ट कॉमन इसमें क्या है, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है, क्लिनिकली साइलेंट होता है। कैप्नोमीटर used to measure the partial pressure of carbon dioxide, what else can it be used for? Useful in air embolism में भी इसको यूज कर सकते हैं कैप्नोमीटर को। उसके बाद है, नहीं हमारे सारे एमसीक्यूज करो या इसको स्किप करते हैं हम? क्योंकि आगे काफी एमसीक्यूज ये भी हैं। करते रहते हैं, चले फिर जितना होता है कर लेंगे। A 30 वीक प्रेग्नेंट लेडी इनकाउंटर द फ्रैक्चर ऑफ फीमर। अब इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आने वाली है कि फैट एम्बोलिज्म और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म को कब कब हमने कंसीडर करना है। तो वही क्वेश्चन देखते हैं। 30 वीक्स प्रेग्नेंट लेडी इनकाउंटर्ड फ्रैक्चर ऑफ द फीमर इन द आरटीए, डाइड आफ्टर द 5 डेज। द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ हर डेथ इसका क्या है, फैट एम्बोलिज्म है। अब यहाँ पे ये देखें, प्रेग्नेंट लेडी है लेकिन वो लेबर में भी नहीं है और उसका पोस्टमार्टम पीरियड भी नहीं चल रहा, वो 30 वीक्स पे, और उसको आरटीए हो गया। आरटीए भी किसका हुआ है, फीमर का हुआ है, लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हुआ है, और 5 डेज बाद डेथ की हिस्ट्री है, तो मतलब 12 आवर का टाइम गुजर गया जिस ड्यूरेशन में फैट एम्बोलिज्म 12 होनी है। ठीक है, तो ये फैट एम्बोलिज्म है। आप यहाँ पे उसने मेंशन किया, शी इज प्रेग्नेंट आल्सो, शी कुड हैव amniotic fluid embolism but she is also have fracture that could cause the fat embolism as well. So what to choose in such options? इन ऑप्शन में कैसे हमने चूज करना है कि टाइम वुड बी गिवन दैट इज ट्रिकी। यहाँ पे जो टाइम दिया होता है वो ट्रिकी है। amniotic fluid embolism कैन occur सडनली, ये सडनली होगा कि उसने prolonged लेबर मेंशन की होगी और ड्यूरिंग prolonged लेबर भी हो गया है, या उसका पोस्टमार्टम पीरियड है और पेशेंट को सडन डेवलप होना शुरू हो गया। जबकि फैट एम्बोलिज्म क्या टाइम लेती है, 12 to 72 आवर का टाइम लेती है। मोर देन 12 to 72 आवर, मोस्टली 12 आवर से ज्यादा, और इसमें यानी कि मोर देन 12 to 72 आवर है। दिस रूल टू बी अप्लाइड ओनली व्हेन द फ्रैक्चर एंड लेबर बोथ गिवन इन द सिनेरियो। अब यहाँ पे ये जो रूल बता रहे हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड और फैट एम्बोलिज्म का ये टाइम पीरियड है, ये सिर्फ उसके साथ होता है जिस क्वेश्चन में उसने मेंशन किया कि प्रेग्नेंट लेडी है और लेबर में है और साथ में फ्रैक्चर है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि अगर तो उसने लिखा है कि प्रेग्नेंट लेडी है और उसको आरटीए हुआ है और सडन ही उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो गई है, और जब जैसे आरटीए हुआ है उसके 5-6 घंटों बाद, लेट्स सपोज 5-6 आवर की हिस्ट्री के बाद उसने क्या पेशेंट हॉस्पिटल प्रेजेंट किया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ गया उसको सवेर, और उसको साथ प्रेग्नेंट भी है और उसको साथ लेट्स सपोज 34 वीक्स प्रेग्नेंट है वो, और उसको क्या हुआ है, फीमर फ्रैक्चर हो गई है और हॉस्पिटल में आई है, विद इन 4 आवर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप होना शुरू हो गई है। तो ये कौन सी एम्बोलिज्म होगी, ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होगी। या फिर इस तरह मेंशन कर सकते हैं कि पेशेंट लेबर में है, उसको हॉस्पिटल लेके आने लगे थे, आरटीए के ड्यूरिंग में उसकी बोन फ्रैक्चर हो गई है और विद इन 4 आवर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो गई है। तो यहाँ भी क्या होगा, अ, अ, यहाँ भी उसको सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई है। सॉरी, पिछला पॉइंट में मुझे लग रहा है मैं गलत बोल गई, दोबारा सुन लें कि एक प्रेग्नेंट लेडी है और उसके साथ उसको आरटीए की हिस्ट्री भी है। जब उसकी आरटीए की हिस्ट्री है और उसने क्या है, पेशेंट की फीवर फ्रैक्चर हुई है और पेशेंट लेबर में थी, उसका पोस्टमार्टम पीरियड भी आ गया, लेकिन वो उसकी डेथ कब हुई है, उसकी डेथ हुई है कि वो 72 आवर बाद जाके उसकी डेथ हुई है फीवर फ्रैक्चर के साथ। तो फैट एम्बोलिज्म है। और अगर उसने कहा है कि पेशेंट का आरटीए हुआ है और हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और जैसे हॉस्पिटल पहुंचे उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो गई है और पेशेंट लेबर में है, तो इसका मतलब है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, लेकिन नहीं तो फर्दर जो एमसीक्यूज के आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो पूछ लेना मुझसे। A pregnant lady in her third trimester has severely injured in RTA with left side femoral head fracture, dies on her way to emergency cause of her sudden death। वही बात आ गई कि पेशेंट थर्ड ट्राइमेस्टर में, उसने क्या है कि आरटीए की हिस्ट्री है और डाई कैसे हो गई है, रास्ते में ही उसकी एक्सपायरी हो गई है। तो इसका क्या मतलब है कि उसको वो हो गया है, एमनियोटिक फ्लूइड उसको हो गया है।
उसके बाद है प्रेग्नेंट लेडी विद पेन्स ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर वाज टेकन टू द हॉस्पिटल फॉर सी सेक्शन बट डाइज ऑन द वे बिफोर रीचिंग टू द हॉस्पिटल। अब ये भी वही बात है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर है, उसको हॉस्पिटल लेके आ रहे थे, सडन उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्लड डेवलप हो गया और डाई हो गई है। क्यों? एमनेटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की वजह से। डिफरेंस 23 वीक्स वुमेन डाई इन द आरटीए। अगर 23 वीक्स है यानी कि लेट्स सपोज कम, बहुत कम उसके वीक्स हैं और वो उसकी आरटीए में उसकी डेथ हो गई, तो हम इसको कहते हैं कि ये फॉर्चुअस डेथ है। उसके बाद है 30 वीक्स प्रेग्नेंट फीमेल है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शी डाइड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शी डाइड आफ्टर 5 डेज। अब प्रेग्नेंट फीमेल है और 5 डेज बाद आरटीए के 5 डेज बाद उसकी डेथ हुई है, तो मतलब पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। और अगर आरटीओ में फौरन उसकी डेथ होगी तो फॉर्चुअस डेथ है। इफ द डेथ ड्यू टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इन द प्रेग्नेंट लेडी विदाउट मेंशनिंग during prolonged labor, obstructive labor, delivery, postpartum fracture, then is pregnancy's hypercoagulable state increase the chances of deep venous thrombosis, so select the pulmonary embolism। अब उसने ये कहा है कि अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पेशेंट को, और उसने कोई भी मेंशन नहीं किया, उसने मेंशन ही नहीं किया कि पेशेंट को पहले से कोई डिजीज है, पेशेंट को पहले से कोई डिजीज है, उसकी लेबर पर लॉन्ग हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर है, या डिलीवरी है, या कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो लेकिन उसमें चांस क्या है कि उसमें डेथ उसकी अचानक से क्यों हो गई है, उसमें डीवीटी हो गई है और उसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। यंग मेल हैड आरटीए व्हिच रिजल्ट फ्रॉम द फेवर फ्रैक्चर, ही डाइड 5 डेज लेटर, autopsy shows cerebral petechiae, तो डायग्नोस्टिक है फैट एम्बोलिज्म है। आफ्टर 5 डेज ऑफ द फीवर फैट पेशेंट इज डाइड फैट एम्बोलिज्म। उसके बाद है 45 ईयर मेल प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी विद फ्रैक्चर ऑफ पेल्विक इन आरटीए विद द शॉक। और इसमें मोस्ट लाइकली काज ऑफ शॉक क्या होंगे? एक्सटेंसिव ब्लड लॉस। मोस्ट कॉमन काज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या चीज है? एम्बोलिज्म है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ वेनस थ्रोम्बोसिस क्या है? प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन है। मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर कौन सी है? एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर कौन सी है? फैक्टर 5 लेयरिंग है। मोस्ट डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का क्या है? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है। उसके बाद है आल्सो नोट दैट एट्रियल फिब्रिलेशन। दूसरी इसमें कासेस क्या है? एट्रियल फिब्रिलेशन, कार्डियोमायोपैथी, एट्रियल फिब्रिलेशन, कार्डियोमायोपैथी और कैंसर है। आई थिंक तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तो हमने पल्मोनरी एम्बोलिज्म इतनी ही बार पे पढ़ लिया है। बस इसमें हाँ इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें कोई एक दो चीजें बताने वाली है मेरी, बाकी नहीं है, बाकी हमने पढ़ लिया है। एक तो इसमें वी क्यू मिसमैच, वी ओवर क्यू रेशियो मिसमैच होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इसके सिम्टम्स कि पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, सडन सडन ऑनसेट पेन, सडन ऑनसेट डिस्निया होगा पेशेंट को, प्लूरिटिक चेस्ट पेन, टिकिपनिया, टैकीकार्डिया, हाइपोक्सीमिया, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस हो जाएगी पेशेंट को। कि पेशेंट ज्यादा से ज्यादा लंबे लंबे सांस लेना शुरू करेगा। जब लंबे लंबे सांस लेने की कोशिश करेगा तो उसमें हाइपर वेंटिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड वाश आउट होना शुरू हो जाएगी, और पेशेंट ये सब जब जाना शुरू हो जाएगा तो पीछे एल्क्लोसिस होना शुरू हो जाएगी। और इसमें लार्ज एम्बोलाई या सैडल एम्बोलिज्म से क्या चीज होती है? सडन डेथ होती है। तो क्या होता है? क्लॉट प्रिवेंटिंग from filling left ventricular and increase the right ventricular size, further compressing the left ventricular, obstructive shock हो सकता है इसमें पेशेंट को। खैर इस लाइन को छोड़ देंगे, रुको। May cause sudden death due to clot preventing the blood from the filling left ventricle and increase the right ventricular size, further compromising left ventricular filling, obstructive shock। इसमें क्या है कि एक क्लॉट ने लेफ्ट वेंट्रिकुलर की फिलिंग को ब्लॉक कर दिया, और लेफ्ट वेंट्रिकल की फिलिंग जब ब्लॉक हो रही है उसी ड्यूरेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल ने कंप्रोमाइज होना शुरू कर दिया, उसका साइज ज्यादा होना शुरू हो गया, और उसकी फिलिंग उस वजह से भी कंप्रोमाइज हो जाएगी जब उसका साइज ज्यादा हो गया, होना शुरू हो गया। मतलब साइज ज्यादा होने का यहाँ पे क्या मतलब है कि हाइपोट्रॉफी होना स्टार्ट होगी। हाइपोट्रॉफी जब होगी तो अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल के सॉरी 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 मैं इसको क्या पढ़ाई जा रही हूँ, सॉरी। Largest saddle embolus may cause sudden death due to clot preventing the blood from the filling left ventricular and increase right ventricular size, further compromising the left ventricular filling। अब उसने ये कहा है कि क्लॉट प्रिवेंट करता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर की फिलिंग को। जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर की फिलिंग नहीं होती, और इसमें साथ में और दूसरा क्या फिनोमेना उसने कहा है कि राइट वेंट्रिकुलर का साइज भी ज्यादा है, और इससे फर्दर कंप्रेशन सॉरी फर्दर कंप्रोमाइज क्या हो जाएगी? लेफ्ट वेंट्रिकुलर की फिलिंग कंप्रोमाइज हो जाएगी, क्योंकि पहले ही क्लॉट ने लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आने दिया। ये वही बात है जो मैं बता रही थी कि अगर
एक इम्बोलस आया है, लार्ज इम्बोलस आया है, वो इंफीरियर वेना केवा से आया है, राइट साइड पे आया, राइट साइड पे आएगा तो क्या चीज होगी, वो राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल को में ब्लड कम आने दे रहा है, या सॉरी ब्लड कम नहीं आने दे रहा, वो इस यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे आके उसने पल्मोनरी ट्रंक से भी गुजर गया और उसने पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक करना शुरू कर दी है। जब पल्मोनरी आर्टरी तो उसने ब्लॉक करना शुरू कर दी है, तो पल्मोनरी आर्टरी से ही ब्लड ने पल्मोनरी वेन और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पे आना था। तो यहाँ पे ब्लड जब पल्मोनरी ट्रंक में कम गया है तो पल्मोनरी वेन में ब्लड कम आएगा, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कम आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकुलर की फिलिंग भी कम होगी, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर की फिलिंग फर्दर कंप्रोमाइज हो जाती है जब राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है, यानी कि आगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी, राइट वेंट्रिकल वाला ब्लड आगे नहीं जा सकेगा। जब वो आगे नहीं जाएगा तो वो राइट वेंट्रिकल के मसल्स पे स्ट्रेच की वजह से वहाँ पे हाइपरट्रॉफी स्टार्ट हो जाएगी, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। और इसमें वही कंप्रोमाइज होता रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर की फिलिंग का, ये ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है। और इसमें सिटी एंजियोग्राफी में और इमेजिंग टेस्ट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हम फिलिंग डिफेक्ट को देखते हैं। ईसीजी में हमें क्या नजर आता है, टैकीकार्डिया, सॉरी साइनस टैकीकार्डिया, और लेस कॉमनली हमें S1Q3 T3 एबनॉर्मलिटी नजर आती है। लाइंस ऑफ सेंस वही है, इंटरडिजिटेटिंग एरियाज ऑफ द पिंक, यानी कि पिंक और आर्बिशेस, दैट एरिया फाउंड थ्रोम्बाई सिर्फ बिफोर ब्रेथ होता है, और इसे पोस्ट प्री बॉटम और पोस्ट बॉटम थ्रोम्बाई का पता चलता है। ठीक, फैट बैट से याद रखें, फैट एम्बोलिज्म एयर एम्बोलिज्म है, बैक्टीरिया और एमनेटिक फ्लूइड है। फीमेल इज टेकिंग हार्मोन इन प्रेजेंट थेरेपी हैज रिस्क ऑफ डेवलपिंग, इसमें रिस्क ऑफ डेवलपिंग क्या होगा, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। एन ओल्ड मैन हु इज bedridden for a long time developed sudden shortness of breath, palpitation, what is most likely diagnosis क्या है, pulmonary embolism। कॉमन फीचर ऑफ pulmonary embolism क्लिनिकली साइलेंट होगा, prolonged एक्सपोजर है, prolonged इसमें क्या चीज है, pulmonary सॉरी, इसमें prolonged exposure to the estrogen से क्या होगा, इंक्रीज thromboembolism होगा। शॉपकीपर सडनली collapse in his shop, ये वही बात है, पीछे वाला हमने ये कर लिया है, बस इसमें ये पॉइंट बस मैसिव pulmonary embolism का वही समझ आ गया था कि वो सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई है, उसके पास थ्रेडी हो गई है और थ्रेडी और वीक हो गई है और रैपिड हो गई है, और बीपी उसका 80/40 हो गया, सडन क्लैप्स है, तो मैसिव pulmonary embolism के फीचर्स आते हैं। 49-year-old man pulmonary embolism that completely blocked the blood flow to the left lung, एज अ रिजल्ट विच आर द फॉलोइंग अकर, जब लेफ्ट लंग में ब्लड कम जाना शुरू हो जाएगा तो इसका क्या हो गया, एल्वुलर PO2 ऑन द लेफ्ट साइड विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द PO2 इन द इंस्पायर्ड एयर। ये किस तरह होता है, मतलब कि अगर तो लेफ्ट लंग में ब्लड ही नहीं जा रहा, जब ब्लड नहीं जाएगा तो वेंटिलेशन वेंटिलेशन में जो एयर की वेंटिलेशन के ड्यूरिंग में जो ऑक्सीजन है वो एल्वुलर में उतनी ही रहेगी जितनी वो इंस्पायर्ड एयर में आई थी। क्यों उतनी ही रहेगी, क्योंकि ब्लड तो है ही नहीं लेफ्ट लंग के एल्वुलर एल्वुलर के साइड्स पे जो पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स में आर्टरीज हैं, सॉरी आर्टरीज हैं और वहाँ पे वेन्स हैं, जब वहाँ पे जो एक्सचेंज होना था वहाँ पे ब्लड पहुंच ही नहीं सके, जब वहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा तो एल्वुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट लंग में इंस्पायर्ड एयर के इक्वल ही रहेगा। उसके बाद है, और इंस्पायर्ड एयर की इक्वल ही रहेगा, मतलब उस ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं हो रही, ऑक्सीजन प्लाज्मा में नहीं जा रही, ऑक्सीजन नेक्स्ट ब्लड में शामिल नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पे ब्लड ही नहीं आया। जब वहाँ पे ब्लड ही नहीं आया तो एल्वुलर में जितनी ऑक्सीजन, एल्वुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सेम रहेगा। अगर वहाँ पे ब्लड आता है तो एल्वुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है, किसकी निस्बत डिक्रीज हो जाता है, जो इंस्पायर्ड एयर है उसकी निस्बत डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ब्लड ने ऑक्सीजन ले लिया। अब वहाँ पे एल्वुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सेम रहेगा, क्योंकि इंस्पायर्ड एयर जितनी इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन थी, क्योंकि यहाँ पे एल्वुलर के साथ जो ब्लड ने आके ऑक्सीजन लेनी थी वो अब ब्लड वहाँ पे नहीं आ रहा, इसलिए सेम रहेगी एल्वुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और इंस्पायर्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद है यंग मेल ऑपरेटेड फॉर कोलेसिस्टेक्टमी, ये वही क्वेश्चन है, ये था कोलेसिस्टेक्टमी वाला इतनी देर दफा कर लिया है कि उन्होंने एज मेंशन की हुई है, उसके बाद 3 to 5 डेज की हिस्ट्री दी हुई है, 7 डेज की हिस्ट्री दी हुई है, और साथ में उसने मेंशन क्या कर दिया है कि पेशेंट को सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया, साइनस स्टार्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या चीज है, a female patient immobilized for 6 weeks developed shortness of breath, she gives history of recent MI, a triangular shaped hemorrhage seen in lung।
थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है। A woman developed DVT after laparotomy, most likely cause क्या होगी इसमें stasis और hypercoagulable state है। A patient with atrial fibrillation has treated accordingly, but same patient died due to collision of vessel in the brain। क्या फिनोमिना है? एम्बोलिज्म का फिनोमिना है। A 32-year-old G4 para 2 admitted in the antenatal period at 32 weeks, history of right leg swelling for the 3 days। अब उसने ये कहा है कि एंटीनेटल वार्ड है, 32 वीक्स पे है और ये राइट लेग उसकी स्वेलिंग स्टार्ट हो गई है। हमने डॉपलर स्टडीज करवानी है डीवीटी को कंफर्म करने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज, थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज के लिए मोस्ट कॉमन मोस्ट जो रिस्पांसिबल फैक्टर है इस पेशेंट में वो वेनस स्टेसिस है। ये वेन्स में ब्लड की स्टेसिस स्टार्ट हो गई है। उसके बाद है 35-year-old मैन अदरवाइज हेल्दी with sudden painless loss of vision due to collision of central retinal artery। अब painless loss of vision कब होती है? जब central retinal artery occlude होता है, किससे? एम्बोलस से। which of the following is most likely to be genetic disease of the thromboembolism? Homocystinuria है। We know for the above points most common genetic inherited disease causes, so don't be confused। अब इसमें homocystinuria is also a genetic cause but a very rare one। इस ये रेयर वन है, लेकिन इसमें क्या होता है? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकती है। उसके बाद पेशेंट हैविंग हिस्ट्री ऑफ हेमाटोलॉजिकल डिजीज फॉर व्हिच ही रिमेन्ड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नो ही सडनली डेवलप्ड डिस्निया इको रिवील्स पल्मोनरी हाइपरटेंशन। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉज? अभी मैंने पीछे भी ये बताया था कि जहाँ पे रिपीटेड पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो चुकी हो या प्रीवियस एम्बोलिज्म पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गई हो या रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, वहाँ पे एक हिंट होता है कि उसको प्रोलॉन्ग उसका ऐसा कोई है कि उसकी हिस्ट्री है कि यहाँ पे प्रोलॉन्ग एडमिशन की हिस्ट्री है। दूसरी इसकी पॉइंट ये डायग्नोस्टिक पॉइंट बनता है कि सडनली उसको डिस्निया डेवलप हो गया। थर्ड इसमें बनता है कि उस पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। तो ये तीनों चीजें मिलकर एक डायग्नोस्टिक बनाती है कि रिपीटेड प्रीवियस पल्मोनरी एम्बोलाई हो चुका है। उसके बाद है 55-year-old लेडी विद स्वेलिंग ऑफ द बोथ लेग, बाइलेटरल प्लूरल विजन प्रेजेंटेड टू यू। लैब वैल्यू में एसटी 263 है, एएलटी 223 है, एलडीएस 760 है, केराटिन काइनेस 150 है। नो फीवर अदर सिम्टम्स नहीं है। तो क्या चीज है? रिकरेंट इसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गया। Remember that BCQs is taken from the USMLE review notes। इसमें क्या है कि pulmonary hypertension and subsequent right heart failure can occur in the small number of cases in which recurrent thromboembolism take place। अब उसने क्या कि जब पेशेंट को pulmonary embolism होती है उसके रिजल्ट में राइट हार्ट फेलियर हो सकते हैं। और कब कब हो सकता है? जब recurrent thromboembolism का फिनोमिना और स्मार्ट केसेस में। राइट हार्ट फेलियर that occurs when leads to the passive congestion with the central lobar necrosis that is caused by the increased transaminases and LDH। अब उसने ये कहा है कि right heart failure that occur then leads to the हो सकता है। और ये किस चीज को जब हमें पता है राइट हार्ट फेलियर जब होता है तो क्या चीज होती है? हेपेटिक पैसिव कंजक्शन होती है। जब हेपेटिक पैसिव कंजक्शन होती है तो सेंट्रल लोबुलर नेक्रोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से लीवर में सेंट्रल लोबुलर नेक्रोसिस होती है ना, और लीवर में पैसिव कंजेशन होती है। उसकी वजह से लीवर में हमें पता है ट्रांसअमाइनेजेस और एलडीएच होते हैं, इनके लेवल ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है? जो क्रिएटिनिन काइनेस है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन हार्ट का साइज ज्यादा होता है। लेकिन हार्ट का साइज ज्यादा होने के साथ इस्कीमिया इसमें डेवलप नहीं होता। उसके बाद है एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन ऑफ ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल के एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन क्या है? रिसेंट हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक है। A pregnant woman was advised the bed rest after which she felt painful in her right leg, the most likely cause is DVT।